एसी फंडामेंटल्स थर्ड चैप्टर था, ठीक है। और उसके अंदर आपने पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किया था। आज आप पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का क्या मतलब होता है कि जब इसने फ्लेमिंग्स ने दो तरीके से बताया था कि आप डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना चाहते हो, जब मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, उसके लिए डिफरेंट रूल्स बनाए थे। तो अपने राइट हैंड रूल पढ़ा था। अब लेफ्ट हैंड रूल है, इसके अकॉर्डिंग जो फोर फिंगर है अगर वो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स शो करती है, फोर फिंगर अगर शो करे डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स शो कर रही है और मिडल फिंगर जो है वो शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। देन हम क्या शो करेगा, ठीक है। अगर आपकी फोर फिंगर जो है वो फ्लक्स शो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स शो कर रही है, मिडल फिंगर जो है वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री ही रखनी है फिर से, ठीक है। फोर फिंगर थंब एंड मिडल फिंगर एंड थंब जो है वो एक दूसरे पे 90 डिग्री के ऊपर होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, किस डायरेक्शन को शो करेंगे, अगर जो आपका फोर फिंगर है, ठीक है, वो शो कर रही है आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को शो कर रही है, एंड मिडल फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रही है, जिस तरफ करंट जा रहा है। इन दोनों को आप ऐसे रखेंगे कि किस तरफ डायरेक्शन करंट जा रहा है, अगर इस तरफ जा रहा है तो उसको उल्टा रखेंगे, अगर इस तरफ जा रहा है तो सीधा। तो जो थंब है वो क्या शो करेगा कि इंडिकेट द फोर्स, indicates the force experienced by the conductor, ठीक है। कंडक्टर के द्वारा किस तरीके की फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस की जाएगी, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और जो आपका मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रही है और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स शो कर रही है, ठीक है। तो ये थंब में ये क्या शो कर रहा है कि अब कंडक्टर ऊपर की ओर जाएगा। अगर करंट उल्टा हो गया, इसी करंट है जैसे अब इस तरफ चलना शुरू हो गया तो नीचे की ओर कंडक्टर जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर की डायरेक्शन शो करेगा वो थर्ड फिंगर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है रूल, तो ये याद कर लेना कि जो आपकी थंब है वो किसको शो करेगा, इंडिकेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स रूल। सारे रूल्स जो थे आपने पढ़ लिए, लेविस पढ़ लिया था, लेंज़ लॉ पढ़ लिया था, ठीक है, और फैराडेज पढ़ लिया था, और ये फ्लेमिंग्स के रूल, डिफरेंट टाइप ऑफ रूल ऑफ फ्लेमिंग्स, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों पढ़ लिए थे आपने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ एसी करंट जनरेशन, एसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेशन, जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है, करंट को जनरेट कैसे किया जाता है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। कहते हैं व्हेन ए कॉइल moved in a or moved in a मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है, ठीक है। इट एक्सपीरियंस्ड एन ईएमएफ, या लिख सकते हो एन ईएमएफ इंड्यूस्ड in the coil, in the coil, ठीक है। जो होती है जब आप किसी कोयल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं, चाहे रोटेट करवाते हैं चाहे मूवमेंट करवाते हैं उसकी, तो वो जो होती है मैग्नेटिक फील्ड को चीरते हुए घूमती है, वो
मैग्नेटिक फील्ड उसको घूमने नहीं देना चाहती, लेकिन वो घूमती है, जिसके कारण उसके अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। उस रेजिस्टेंस के कारण उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज नोन एज करंट, ठीक है। तभी करंट प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये एसी करंट ऐसे पैदा होता है। जो एसी करंट है वो कैन बी जनरेटेड बाय, दो तरीके से पैदा किया जा सकता है। मूविंग ए कॉइल बाय, फर्स्ट पॉइंट, मूविंग ए कॉइल इनटू मैग्नेट्स या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको मूव करवाने से जो होता है आपका करंट पैदा किया जा सकता है। जब दूसरा किया जा सकता है बाय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, ठीक है, या इनटू, मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाना अराउंड इनटू, या तो अराउंड या इनटू ए कॉइल सिस्टम, ठीक है। कॉइल सिस्टम के अराउंड मैग्नेटिक कॉइल को रोटेट करवाना, मतलब कि दोनों तरीके से जनरेट किया जा सकता है। एक तो कॉइल को रोटेट करवाना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक नॉर्थ है साइड, एक साउथ साइड है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक कॉइल रखी, कॉइल को मैंने रोटेट किया। कॉइल मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अराउंड कोई वायर बहुत सारी जो है वो अपने उसके अबाउट रिवॉल्व कर रखी है, उसके ऊपर लपेट रखी है, जिससे जब आप उसको रोटेट करेंगे तो उसके अंदर पूरा कंडक्टर है, उसके अंदर एक फ्लक्स बनेगा, नहीं सॉरी, फ्लक्स के अंदर जब उसको घुमाएंगे तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो वो जो कॉइल है उसको जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया जाता है, ठीक है, या तो अब हो सकता है कि इस कॉइल को मैं रोटेट करवाऊं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रुकी हुई है और मैंने कॉइल को रोटेट करवाया, जिसके कारण क्या हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया। या मैं कहूं कि कॉइल रुकी हुई है और मैं इन दोनों मैग्नेट्स को रोटेट करवा दूं, तब भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये दो तरीके से करंट जो है वो जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। एसी फंडामेंटल्स जब आप पढ़ते हैं, एसी के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं जो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर यूज होती हैं। तो सबसे पहले होता है साइकिल। साइकिल क्या होता है, ठीक है, साइकिल जो होता है, या इसको बोल सकते हैं कि जब आपका एसी करंट ना जो होता है वो मूव करता है, कभी तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। अब जो एसी करंट है वो ऐसे मूव करता है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है, यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। ये मैक्सिमम है, ये जीरो है, ये मिनिमम माइनस मैक्सिमम है, ठीक है। माइनस के अंदर ये वाला पीक है और प्लस के अंदर, पॉजिटिव के अंदर ये वाला पीक है। अब करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट वो ऐसे मूव करता है, अल्टरनेटिंग जो करंट है वो ऐसे मूव करता है। तो इसके अंदर जब ये वाला सर्कल कंप्लीट कर लेता है, यहां से लेकर जीरो से लेकर पहले पॉजिटिव प्लस मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, जब ये इतना कंप्लीट कर लेता है अपनी डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं वन साइकिल, ठीक है। यहां से लेकर स्टार्ट होने के बाद जब ये कंप्लीट एक सेट पूरा कर लेता है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव आएगा, फिर से नेगेटिव आएगा, फिर से पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव प्लस मैक्सिमम और फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, जीरो से लेकर जीरो तक का डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है, वन साइकिल कहलाता है, ठीक है। वन कंप्लीट सेट ऑफ चार्ज इन वैल्यू एंड डायरेक्शन, ठीक है, of alternating current is known as one cycle. One set या complete set of charge in value and direction
ठीक है, ऑफ अल्टरनेटिंग करंट is known as साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, when current starts from 0 to positive max, then 0, then negative max and then 0, this cycle is known as one cycle of electricity। this फेज, यहां से फेज 0 से स्टार्ट हुआ टू पॉजिटिव मैक्स, फिर 0 टू नेगेटिव मैक्स, देन 0। ठीक है, दिस कंप्लीट साइकिल इज नोन एज वन साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टाइम। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। ठीक है, इट इज द टाइम टेकन बाय चार्ज, या कुछ भी कह सकते हो, टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक टाइम। ठीक है, पीरियोडिक टाइम, इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज पीरियोडिक टाइम। यहां से लेकर यहां तक जितना टाइम लगा इसको पहुंचने में। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो पहले पॉजिटिव की ओर भागता है, फेज की ओर, फिर वापस दूसरी डायरेक्शन में, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। एक जगह पर जाकर वो जब यहाँ पे रुकता है तो ये 0 होता है, फिर वो मैक्सिमम स्पीड पर आता है जब यहाँ पे होता है, फिर वो यहाँ पे पहुंचता है, फिर रुकता है, फिर वापस चलता है। ठीक है, जहां पे ये रुकता है वो वाले पॉइंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब जब ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर 0 पे आ गया, फिर वापस चला, फिर यहाँ पे आ गया, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर ये 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टाइम क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय। ठीक है, इज नोन एज पीरियोडिक टाइम। तो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी 50 हर्ट्ज है, अपने यहाँ पे 50 हर्ट्ज चलती है इलेक्ट्रिसिटी, तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार मूव कर रही है। ठीक है, टाइम टेकन बाय दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज 1/50। अब ऐसे करके 1 सेकंड में कितना समय लगा उसको, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की उसने, साइकिल कितने में कंप्लीट किया, 1 साइकिल कंप्लीट किया, जो 1/50, देन दिस इज ए पीरियोडिक टाइम। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी 50 हर्ट्ज है, उसको अपन 1 से डिवाइड 1/50 कर देंगे, तो ये क्या है, उसका पीरियोडिक टाइम है, एक साइकिल को कंप्लीट करने का समय है। उसने 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में एक साइकिल उसने कितने समय में तय किया, 1/50 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आपका पीरियोडिक टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये भी पूछेंगे पेपर में। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने का समय क्या कहलाता है, पीरियोडिक टाइम कहलाता है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर लिए, एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय इज नोन एज पीरियोडिक टाइम। 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर लिए इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। The number of cycles completed in 1 second। एक यूनिट टाइम में 1 सेकंड में कितने उसने साइकिल कंप्लीट कर लिए, 50 साइकिल कंप्लीट कर लिए थे ना, तो आप उसको बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, 50 हर्ट्ज। HZ से मापते हैं इसको। ठीक है, HZ से लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, हर्ट्ज। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो 1 सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, तो वो क्या है, 50 हर्ट्ज है इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पीरियोडिक टाइम कैसे निकाला था,
एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय, तो 1/50 कर दिया था आपने, ये आ गया आपका पीरियोडिक टाइम। अगर 50 है, जो एक सेकंड में उसने कितनी बार बंद हुई चली, कितनी बार साइकिल कंप्लीट कर दिया, तो वो 50 हर्ट्ज ऐसे लिखेंगे उसको, ठीक है, हर्ट्ज से लिखते हैं, हर्ट्ज, ये है उसका यूनिट, ठीक है, ये याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नेक्स्ट जो टर्म है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। Instantaneous value, the value of an alternating current at a particular instant in a cycle, ठीक है, the value of alternating current at a instant particular point, at any भी लिख सकते हो, किसी भी, at a particular instant, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर, in a cycle, एक साइकिल के अंदर किसी भी इंस्टेंट, किसी भी पोजीशन पर। अब यहां पर अगर मैं करंट की वैल्यू मापना चाहूं तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर करंट कितना है। अगर मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, I इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, V वोल्टेज इज इक्वल टू कितनी होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटीज मेजर करना चाहूँ तो अब ये तीन डिफरेंट इंस्टेंटेनियस पॉइंट्स हैं, इन तीनों की डिफरेंट वैल्यूज इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, इंस्टेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इसके किसी भी पार्ट के ऊपर अगर आप उसकी वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। यहाँ पे भी ये वाली क्या है, इसकी इंस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारी वैल्यूज इसकी निकाल सकते हो, ये आप इसके अंदर निकालते हो। नेक्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट पॉइंट है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस साइकिल इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, वोल्टेज भी हो सकती है और करंट भी हो सकता है, दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों में से, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, उसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे एक साइकिल के अंदर। अब ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो साइकिल के अंदर जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आ रही है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी, इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंस्टेंट वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये वाली, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा करंट या वोल्टेज हो सकती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे, इसका मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, तो एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आता है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होता है, ध्यान दो। अब अगर इसका एसी करंट है, एसी करंट का एवरेज वैल्यू क्या हो सकता है, डीसी करंट की एवरेज वैल्यू सीधी होती है, ध्यान दो। अब ये लाइन है, ये वाली जो है ये एवरेज लाइन डीसी करंट है, ना तो ये इससे बढ़ता है ना कम होता है, तो एवरेज कितना होगा, इतना ही होगा।
अगर पल्सेटिंग टाइप डीसी करंट है, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया लेकिन पॉजिटिव में रहा, इसका एवरेज भी क्या होगा, इनका एवरेज निकाल लेंगे ये वाली लाइन। तो ये क्या है, एक एवरेज लाइन है, ठीक है। एवरेज निकालना आसान है, लेकिन एसी करंट के अंदर ऐसा नहीं होता। एसी करंट के अंदर अगर मैं इनकी एवरेज निकालना चाहूँ तो एवरेज कितनी आएगी, जीरो। ये जीरो लाइन, ये पॉजिटिव मैक्स, ये नेगेटिव मैक्स, तो एवरेज कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो ऐसे एवरेज नहीं निकाली जा सकती इसकी। तो इसकी एवरेज वैल्यू कौन सी होती है, द एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी, द एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी। एसी की एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कितनी होती है, द एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी विच ट्रांसफॉर्म्स, which transfers across any circuit in a given time the same charge as transferred by the AC at same time, ठीक है। चार्ज मतलब कॉलम ट्रांसफर कर दे अगर कोई, ध्यान दो, अब ये वाला करंट है, ठीक है, कोई मैंने करंट मान लिया, वो उतना ही चार्ज ट्रांसफर कर दे जितना डीसी करंट, उतने ही टाइम में। मान लो डीसी करंट को मैंने 5 सेकंड दिए, 5 सेकंड में अगर वो जितना चार्ज ट्रांसफर कर दे, जितना ही एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दे, उसके लिए उसको वोल्टेज लगेगी, प्रेशर लगेगा ट्रांसफर करने के लिए चार्ज को, ठीक है ना। वो अपना जितना उसका वोल्टेज है उससे वो ट्रांसफर कर दे उतने चार्ज को, जितने चार्ज को एसी करंट ने किया था सेम टाइम में, ठीक है, उतने ही टाइम में 5 सेकंड के अंदर एसी करंट भी उतना ही चार्ज को ट्रांसफर कर सके। एसी वाला वोल्टेज ज्यादा लेगा, उसके अंदर करंट कम होगा, और डीसी वाला वोल्टेज कम लेगा और उसके अंदर चार्ज करंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो चार्ज दोनों जब एक दूसरे के समानांतर सेम पोजीशन में जब ट्रांसफर कर दें, तो डीसी वाले को जितना डीसी वाले की क्वांटिटी होगी, जितना डीसी करंट लगेगा, मान लो इतना लगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगी एसी करंट की। एसी करंट की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप एसी करंट की एवरेज वैल्यू सीधा नहीं निकाल सकते, उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, उसको मान लेते हैं द एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी which transferred across any circuit in a given time the same charge, उतना ही चार्ज ट्रांसफर कर दे जितना ट्रांसफर्ड बाय एन AC at same time, जितना AC करंट ने ट्रांसफर किया था उतना ही चार्ज अगर DC करंट ट्रांसफर कर दे, तो वो जितनी उसकी वोल्टेज होगी उसको आप क्या बोल लेंगे, एवरेज वोल्टेज, ठीक है। तो एवरेज वैल्यूज कैसे निकाली जा सकती हैं, ऐसे, अगर उसका जितना करंट होगा उसको आप बोल लेंगे एवरेज करंट, ठीक है। एवरेज वैल्यू निकालना ऐसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला भी होता है, एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए आई एवरेज, करंट की एवरेज निकालने के लिए। अब इंस्टेंट पॉइंट, इसको बोलते हैं आई, इंस्टेंट पॉइंट निकाले थे ना अपन, इंस्टेंटेनियस पॉइंट्स, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, तो इसको जितने पॉइंट में मापता हूं उतना ही I1, I2, I3, I4 ऐसे लिखूंगा मैं सभी को, ठीक है। I1, I2, I3, इस पॉइंट पर करंट, इस पॉइंट पर करंट, इस पॉइंट पर, सभी पर। इंस्टेंटेनियस पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, ये I5, I6, यानी कि जितने इंस्टेंट पॉइंट है उतने I है उसके अंदर। तो I एवरेज कैसे निकाला जा सकता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन प्लस IN, n तक जितने भी हो सकते हैं, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं,
डिवाइडेड बाय जितने पॉइंट आपने कैलकुलेट किए हैं डिवाइडेड बाय n, I1 I2 I3 अप टू In डिवाइडेड बाय n, जितने आपने कैलकुलेट किए हैं। तो इससे क्या निकाल सकते हैं आप, एवरेज निकाल सकते हैं। एक फार्मूला भी लिखना है, एक I max का फार्मूला होता है, I max कितना हो सकता है इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू जो है I की कितनी हो सकती है, सॉरी I एवरेज की भी वैल्यू निकाल सकते हो आप। I एवरेज को एक तरीके से और निकाला जा सकता है, I एवरेज इज इक्वल टू I max इंटू 0.637, ये फार्मूला होता है बेटा। दोनों फार्मूले याद रखने आप लोगों ने I एवरेज निकालने के। एक तो इस फार्मूले से निकाल सकते हो, इसी को आगे इवैल्यूएट करके I max इंटू 0.63, इससे भी निकाला जा सकता है। I max कौन सा है आपका, एम्पलीट्यूड जो अपन ने पहले किया था, मैक्सिमम वैल्यू। I max क्या है आपका, एम्पलीट्यूड, ये वाला जो करंट है ये कौन सा है, I max, ठीक है। I max इंटू 0.637, इससे भी आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक रूट मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर क्या होता है, आरएमएस बोलते हैं इसको। पेपर में आपको आरएमएस लिखा मिलेगा, व्हाट इज आरएमएस, ठीक है। आपने निकालना होगा कि आरएमएस क्या होता है, ठीक है। ये आरएमएस क्या होता है, द आरएमएस वैल्यू एन अल्टरनेटिंग करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय दैट डायरेक्ट करंट व्हिच मींस अप्लाइड टू ए सर्किट प्रोड्यूस सेम हीट एज एसी और डीसी। एसी करंट के अंदर अगर मैं किसी के अंदर उसको हीट कर दूं, उसको करंट को फ्लो कराऊं एक सर्किट के अंदर और उससे हीट प्रोड्यूस हो, ठीक है। अगर उतनी ही वैल्यू से डीसी करंट के अंदर हीट प्रोड्यूस हो तो उसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर, मतलब कि आरएमएस उसका, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ता हूं डेफिनेशन। द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय दैट डायरेक्ट करंट which when applied to a circuit for a given time produce the same amount of heat as when alternating current is applied to the same circuit, ठीक है। अगर एक डीसी करंट जो है वो एक सर्किट को अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, डीसी सर्किट when डीसी करंट या डायरेक्ट करंट लिख दो पूरा, डायरेक्ट करंट when applied to a circuit produce same heat as when an AC current applied to the same circuit। जब एसी सर्किट अप्लाई किया गया था तब भी उसने सेम हीट प्रोड्यूस की, और जब डीसी करंट अप्लाई किया गया तो भी सेम हीट प्रोड्यूस की। तो उस डीसी करंट की वैल्यू को क्या कहेंगे, तो उस डीसी करंट की एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट, देन एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट is known as RMS। Average value of DC current is known as RMS। RMS को